केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में सरकार विफल। और धनबाद में आयोजित 19वीं झारखंड राज्य जूनियर वुशु प्रतियोगिता संपन्न। रांची को पहला, चतरा दूसरा और रामगढ़ ने हासिल किया तीसरा स्थान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित आगंतुक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने आगंतुक पुरस्कार प्रदान किए। नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणी में आगंतुक पुरस्कार 2021 प्रदान किए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक स्थिति में सुधार और समाज में असमानता को दूर करने के लिए काम करना हम सभी का कर्तव्य है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर भी जोर दिया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में युवाओं के चरित्र निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार कल बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए दायित्व के लिए श्री मरांडी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच झारखंड की राजनीति पर चर्चा हुई। झारखंड में भाजपा को और कैसे मजबूत बनाया जाए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटें जीती जा सके, इस पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके बाद श्री मरांडी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। आज की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग, जीएसटी दरों में बदलाव जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। इस साल फरवरी में नई दिल्ली में हुई 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जून 2022 तक का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। श्री प्रकाश ने कल हजारीबाग दौरे के क्रम में कहा कि राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में विफल रही। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। पंचायतों के चुनाव में, गांव की सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा पंचायत के चुनाव में जीते थे, जिला परिषद में जीते थे, मुखिया में जीते थे। और इस चीज के कारण ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, भागे नजर आ रही। कितना घाटा हो रहा है चुनाव नहीं होने से? बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार से गर्मी में आप देख रहे होंगे पानी पीने की समस्या है, जनता अपने प्रतिनिधि को खोज रही थी, लेकिन प्रतिनिधि विहीन होने के कारण समस्या बढ़ी है। अब सफाई का मामला आएगा,
जिस प्रकार से वर्षा होगी, पीने का जो नाली का जाम होगा, पानी घरों में घुसेगी, जनता अपने प्रतिनिधि को खोजेगी और प्रतिनिधि नदारत रहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन के कारण। भारत की अध्यक्षता में G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक हम्पी में चल रही है। इसमें प्रस्तावित 4 विषयों पर आम सहमति बनाई जाएगी, जो 26 अगस्त को वाराणसी में होने वाली चौथी संस्कृति कार्य समिति की बैठक के अनुसार मंत्री स्तरीय घोषणा का हिस्सा बनेगी। देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं, जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। G20 में फ्रांस से भारत आए प्रतिभागियों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो रामायण, महाभारत और गणेश जी के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत आकर वो बेहद खुश हैं। नीति आयोग की टीम आज शाम झारखंड दौरे पर आएगी। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में नीति आयोग की टीम द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तथा योजना को लेकर मंथन करेगी। टीम के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पाल सहित राज्य सरकार के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। टीम के सदस्य कल मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में राज्य में चल रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चयनित किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। केंद्र सरकार से मिल रही इस राशि का किसान खेतीबाड़ी में इस्तेमाल कर उन्नति की राह पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश के किसानों को मिल रहा है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किसान झलकू बेदिया के खाते में पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस योजना का पैसा आ रहा है। उनका कहना है कि खाते में पैसे आ जाने से खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता। सरकार की ओर से हम लोग को ग्रामीणों भाई को साल में 6,000 रुपया करके भेज रहे हैं। किसान भाइयों को खाद का जरूरी पड़ता है, खाद देते हैं, और बीज का जरूरी पड़ता है, बीज लगाते हैं, दवा का जरूरी पड़ता है, दवा लगाते हैं। उस पैसे को हम लोग किसान भाइयों ने यूज करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ महिला किसानों को भी नियमित रूप से मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी यशोदा देवी और छोटी देवी के खाते में भी किसान सम्मान निधि योजना का सालाना 6,000 रुपए खाते में आ जाता है। समय समय पर 3 अलग अलग किश्तों में पैसा मिलने से खाद, बीज के लिए इन्हें अब दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीएम किसान की ओर से यहाँ साल में 6,000 मिलता है। इससे हमारे खेती करने में बहुत लाभ मिल जाता है। हमको साल में पीएम किसान की ओर से सम्मान निधि की योजना तरफ से मिलता है हमको साल में 6,000। उससे हमको बहुत मदद मिल जाती है। उस पैसे से हम खाद का मतलब लेते हैं और ये हल जुतवाते हैं, और जितना मेरा लेबर कुली का पैसा है उसमें मेरा आ जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन खाता और उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं ने गांवों की तस्वीर बदली है और ग्रामीणों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। घर नहीं था, सबका बारिश में बहुत तरह रहने का दिक्कत होती थी, लेकिन अभी पीएम आवास देख के अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं। इससे दीदी लोग बहुत अच्छा खुश है और अभी सब कोई अच्छा से रह रहा है। शौचालय का भी प्रॉब्लम होता था, शौचालय में दीदी लोग को बाहर जाना पड़ता था, बहू बेटियां लोग बाहर जाती थी शौचालय करने के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग का प्रधानमंत्री जी जो दिए हैं योजना, इसके तहत शौचालय तो अभी घर घर में सबका शौचालय हुआ है। गैस चूल्हा भी मिला है हम लोग को, और लकड़ी लाने में थोड़ा सुविधा हो गया। पीएम किसान को 6,000 पैसा भी मिलता है, उससे हम लोग हार जोतवाते हैं, खेती लगाते हैं। गौरतलब है कि किसान हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 3 किश्तों में 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस वजह से अब किसानों को साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। रांची से कर्मवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। संताल परगना में करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्थर कारोबारी टिंकल भगत और भगवान भगत को कल ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में पेश किया गया। ईडी के आग्रह को देखते हुए न्यायालय ने पूछताछ के लिए दोनों को 5 दिनों की रिमांड प्रदान की। इससे पूर्व 8 जुलाई को दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। न्यायालय से ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिनों की ही रिमांड की मंजूरी दी गई। दोनों से ईडी आज रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज राजकीयकृत उच्च विद्यालय बोड़ैया में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें भारतीय हॉकी टीम की पूर्व खिलाड़ी सुमराई टेटे और अशुंता लकड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने जिला समन्वय समिति की विस्तार से समीक्षा करते हुए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, डीआरडीए निदेशक रामवृक्ष महतो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी वीरेंद्र चौबे, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक रविशंकर मिश्रा और जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम जिले मानगो क्षेत्र में मछली कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के मामले में पिछले दिनों हुई फायरिंग मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 पिस्तौल, 5 जिंदा गोली, 5 खोखा, 6 मोबाइल और 2 वाहन बरामद की है। जिसमें मानगो थाना प्रभारी, सीताराम डेरा थाना प्रभारी, साक्ती थाना प्रभारी और थाना से अन्य सब इंस्पेक्टर लोग सभी शामिल थे। टीम द्वारा बहुत अच्छे से और बहुत जल्द से कार्रवाई करते हुए इसमें कुल अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 अवैध हथियार भी बरामद है, 5 जिंदा कारतूस बरामद है और उसके बाद जिस मोटरसाइकिल से वहां लोग गए थे उसको भी जब्त किया गया है। इसके अलावा सभी अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया है। घटना के पीछे कारण यह है कि मानगो थाना क्षेत्र में जहां मछली का बाजार लगता है वहीं के कुछ आसपास के जो आपराधिक तत्व हैं या अपराधकर्मी हैं वो मछली के व्यापारियों से पैसा वसूली का प्रयास कर रहे थे और पैसा वसूलने का प्रयास कर रहे थे। उसमें 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए पैसा वसूलने को लेकर के और उसी दोनों ग्रुप में आपस में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें एक जो गिरोह है वो लेड बाई कुंदन सिंह और दूसरा जो गिरोह है वो लेड बाई मासूक मनीष, दोनों मानगो ओलीडी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इसमें जो 7 लोग पकड़ाए हैं इसमें से एक क्रिमिनल साक्षी का है, एक सीताराम डेरा का है, बाकी लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले के अलग अलग जगहों पर एंटी चेकिंग क्राइम अभियान चलाया गया। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर सिटी डीएसपी अमित कुमार ने करमटोली चौक के समीप एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 100 से अधिक वाहनों की जांच की गई। बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दुमका पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने डंगालपाड़ा से 1 और सिकाड़ीपाड़ा से चोरी की 4 बाइक बरामद की है। पुलिस गिरोह के फरार 8 सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चितरपुर गांव के जोड़ा जामटार में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को चितरपुर गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पलामू जिले में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी लूटने वाले दिव्यांग समेत 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए सामान को बरामद कर लिया है। पलामू पुलिस ने वाहनों का इंजन एवं चेचिस नंबर बदलकर और दूसरे वाहन का इंजन एवं चेचिस नंबर लगाकर एक साथ 2 से 3 गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने धनबाद से गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जिला समिति खूंटी ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। घंटों चले धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त, उप विकास आयुक्त और समाज कल्याण पदाधिकारी को सौंपा गया। गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर एवं पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने संयुक्त रूप से खटनई अमलो मार्ग का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खटनई चेकपोस्ट पर तैनात पदाधिकारियों एवं कर्मियों को खटनई अमलों में बड़े वाहन के आवागमन से ट्रैफिक जाम एवं दुर्घटना होने पर नाराजगी जताई। पलामू जिले के पिपरा प्रखंड अंतर्गत गोरियवट्टा मौजा के गड़ई बांध में नहाने के दौरान डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। घटना के बाद बच्चों के परिजन और स्थानीय लोगों ने दोनों स्कूलों में हंगामा किया और बच्चों की मौत के लिए शिक्षकों को जिम्मेवार ठहराया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने कहा है कि फसल उत्पादन में बेहतर उपज के लिए सही समय पर रोपाई और बुआई किया जाना जरूरी है। उन्होंने बारिश में कमी के बावजूद धान की रोपाई के लिए वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना की। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के कांजो महुआ टोली निवासी एक व्यक्ति की मौत बिजली के करंट लगने से हो गई। वह खेत में गाय बांधने गया था, जहां पहले से ही बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था। बाबा नगरी देवघर में कल सावन की पहली सोमवारी पर करीब 1.5 लाख कांवरियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। 59 दिनों तक चलने वाले राजकीय श्रावणी मेले में कल श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कांवरियों की कतार बाबा मंदिर से 6 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ी तक पहुंच गई थी। मंदिर का पट खुलने के बाद जलार्पण शुरू होते ही कतार में लगे कांवरियों के बोलबम के जय घोष से बाबा नगरी गूंज उठा। बाबा मंदिर के निकास द्वार के बाहर लगे अर्घा में भी जलार्पण के लिए कांवरियों की लंबी कतार लगी रही। राजकीय श्रावणी मेले के दौरान बाबा वैद्यनाथ की नगरी बोलबम और हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान है। बाबा मंदिर में कल शाम भव्य आरती की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में मानसून कुछ दिनों से एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। इसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम केंद्र के अनुसार आज से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके संताल परगना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं दूसरे इलाके में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में 1 जून से 10 जुलाई तक 167 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य वर्षापात 225 मिलीमीटर है। झारखंड में अब तक 41% बारिश कम दर्ज की गई है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिन हर दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और उसका उद्देश्य दुनिया भर में आबादी से जुड़े मुद्दों पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है। इस वर्ष का विषय है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना।
विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संध्या पर कल रांची के सदर अस्पताल में अल्बर्ट एक्का चौक तक स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों और छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से लोगों में जनसंख्या वृद्धि पर रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। अपर चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 64 अंक मजबूती के साथ 65,344 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 24 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 19,355 के स्तर पर बंद हुआ। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के स्तर पर मजबूत कर संग्रह और उच्च ऋण वृद्धि से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रतिभूतिकरण का आकार 60% बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 95 रुपए टूटकर 59,505 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयंका को सेबी के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका मामले में सिक्योरिटीज एंड अपीलीय ट्राइब्यूनल यानी सैट ने राहत नहीं दी है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। तीन मैच की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मीरपुर में खेला जाएगा। रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से शिकस्त देकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। ऐसे में बांग्लादेश की टीम दबाव होगा और वो सीरीज में वापसी करना चाहेगी, जबकि टीम इंडिया की कोशिश सीरीज में अजय बढ़त बनाने की होगी। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अल्काराज ने इटली के मटेओ बैराटीनी को 3-6, 6-3, 6-3 से हराया। वहीं सर्बियाई दिग्गज और विश्व नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। जोकोविच ने इस टूर्नामेंट में लगातार 32वीं जीत हासिल करते हुए पोलैंड के हुबर्ट हुरकाज को हरा दिया। तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का करने में सफल रहे। मेदवेदेव ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में चेक खिलाड़ी जूरी लहेका को हराया। दरअसल चोट के चलते जूरी लहेका को मैच बीच में छोड़ना पड़ा। उस समय मेदवेदेव 2 सेट जीतकर बढ़त बना चुके थे। पांचवी वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें गैर फरी अमेरिका के क्रिस्टोफर यूबेक्स ने उलटफेर का शिकार बनाया। वहीं महिला एकल वर्ग की बात करें तो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अरेना सबालेंका ने विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सबालेंका ने अपनी प्रतिद्वंदी को सीधे सेट्स में हराकर अंतिम मैच में प्रवेश किया। गत विजेता कजाकिस्तान के एलेना रायबाकिना को भी वॉकओवर मिला। उनको खिलाफ ब्राजील की बिट्रीज हदाद माया सिर्फ 5 गेम के बाद चोट के कारण बाहर हो गई। उस समय रायबाकिना 3-1 से आगे थी। क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ट्यूनीशिया की ओंस जबेउर से होगा। विश्व नंबर 6 ट्यूनीशियाई खिलाड़ी ओन जब्यूर भी विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। जब्यूर ने प्री क्वार्टर मुकाबले में पेट्रा क्विटोवा को 6-0, 6-3 से हराया। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एब्डेन पुरुष युगल के अंतिम 16 दौर में पहुंच गए हैं। उन्होंने दूसरे दौर में ब्रिटेन के जैकब और जोहानस मंडे को 7-5, 6-3 से हराया। सैफ चैंपियनशिप का रिकॉर्ड 9वीं बार जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम घर पर बेहद मजबूत नजर आ रही है।
दरअसल भारतीय फुटबॉल टीम वर्ष 2019 से घरेलू मैदान पर कोई भी मैच नहीं हारी है। उतना ही सुखद भारतीय फुटबॉल का वर्तमान दौर भी दिख रहा है, जहां सुनील छेत्री की सेना हर मोर्चे पर खुद को अव्वल लाती नजर आ रही है। भारतीय फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ चैंपियनशिप जीती। टीम ने रिकॉर्ड 9वीं बार ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। सुनील छेत्री की कप्तानी वाली टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा और खिताब को अपना बनाया। इस बार सैफ चैंपियनशिप में लेबनान और कुवैत जैसी टीम भी शामिल थी, जिससे कंपटीशन बेहद जोरदार दिखा। लेकिन भारतीय टीम के दमखम ने इससे भी पार पाकर विजेता बनने का सुख हासिल किया। लेकिन एक रिकॉर्ड जो कि टीम की तस्वीर को ज्यादा ही परवान देता है, वह यह है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने घर में 2019 के बाद से अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारा। भारतीय टीम को आखिरी बार घर में सितंबर 2019 में ओमान से हार मिली थी। ये हार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दौरान मिली थी। लेकिन इसके बाद से टीम ने घर में 15 मैच बिना हारे खेले हैं। इसमें टीम ने केवल 4 गोल खाए हैं, जिसमें एक गोल आत्मघाती था, जो हाल ही में सैफ चैंपियनशिप में हुआ। इसके अलावा 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम लगातार 11 मैच में नहीं हारी है। इस दौरान टीम ने हीरो ट्राई नेशन कप, हीरो कॉन्टिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप जीती। भारतीय टीम के पास इस सिलसिले को आगे ले जाने का मौका है। टीम को इस साल के आखिर में किंग कप और मर्डेका टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना है। जाहिर तौर पर ये जीत और ये खिताब भारतीय फुटबॉल की तस्वीर को बदलने के लिए एक तरह से नया रास्ता बना रहे हैं, जिस पर आगे चलकर सुनील छेत्री की सेना को खुद को लगातार साबित करते रहना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं सेहत की। मियादी बुखार यानी टाइफाइड एक आम समस्या है, जिसका खतरा बरसात मौसम में बढ़ जाता है। संक्रमित होने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति में इस रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। टाइफाइड फीवर, इसको इंटरिक फीवर भी बोलते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके लक्षण है, पेशेंट को फीवर बहुत ज्यादा होता है, स्टेप लैडर फीवर बोलते हैं। ये लगातार बढ़ता जाता है। फीवर 102, 103, 104 तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और इसमें और भी लक्षण होते हैं, जैसे पेट दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, और कई बार होता है रेसेस हो जाते हैं बॉडी पे, जिसको रोज स्पॉट्स बोलते हैं। रोज स्पॉट्स मिलता तो कम है, लेकिन वो होते हैं इंटरिक फीवर में। कभी कभी तो एक सप्ताह में भी सही हो जाता है, यदि इम्यूनिटी सही हो तो, नहीं तो 1 महीना तक भी चल सकता है। इसको डायग्नोसिस करने का तरीका है, तो इसमें सबसे पहले जो जनरल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो कराने चाहिए। IgM टाइफी एक आता है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वो इमीडिएट करा लेना चाहिए। 2-3 दिन के अंदर भी वो कर सकते हैं, 2 दिन 3 में कर सकते हैं। हफ्ता दिन हो जाता है तो फिर विडाल टेस्ट आता है, वो करा के देख लेना चाहिए। ये संक्रमण साफ सफाई की कमी, दूषित जल व दूषित भोजन के माध्यम से फैलता है। डायग्नोसिस के बाद जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है टाइफाइड का, तो फिर इसके अगेंस्ट में जो है वो मेडिकेशन देना चाहिए। तो इसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं। और कई बार होता है कल्चर कराना पड़ जाता है। धीरे धीरे जो है टाइफाइड फीवर लंबा चलता जाता है, तो इसमें कल्चर सेंसिटिविटी करा के देखते हैं कि रेसिस्टेंट है या सेंसिटिव है। यदि सेंसिटिव है तो उसके अगेंस्ट में अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक यूज करते हैं। रेसिस्टेंट है तो रेसिस्टेंट के अकॉर्डिंगली जो है टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं। अब टाइफाइड फीवर, इसके प्रिवेंशन का भी कुछ ये होना चाहिए, तो उसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। आप जो ट्रेवलर्स होता है खास करके, उसको इसमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इंजेक्टेबल भी होता है, ओरल भी होता है। ओरल में और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज 4 बजे। राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में सरकार विफल। और धनबाद में आयोजित 19वीं झारखंड राज्य जूनियर वुशु प्रतियोगिता संपन्न। रांची को पहला, चतरा दूसरा और रामगढ़ ने हासिल किया तीसरा स्थान।